स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोगनविला मूवी को। बोगनविला का मतलब फूल होता है, जो कि कुछ रेड और पिंक टाइप के होते हैं, जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, जहां पर कि हमें एक एक्सीडेंट को दिखाया जाता है। उस एक्सीडेंट में एक कपल होता है और उनके नाम ऋतु और थॉमस होता है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 8 साल बाद, जहां पर कि हम ऋतु को देख पाते हैं, जो कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। मतलब वो बस गेट तक छोड़ने जा रही थी। जब वो गेट पर छोड़कर उन्हें वापस आती है तो अचानक वो सारी चीजें भूल जाती है और वो अपनी मेड रीमा से पूछती है कि क्या मैंने बच्चों को बस में बिठाला था या फिर तुमने। रीमा कहती है कि आप ही ने बच्चों को स्कूल की बस में बिठाला था, लेकिन ऐसा सब कुछ ऋतु को तो बिल्कुल भी याद नहीं है, जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋतु को भूलने की बीमारी है और ये जरूर उसी एक्सीडेंट के बाद हुआ होगा। तो ऋतु हमेशा अपने पास्ट को याद करती रहती है। उसके दिमाग में हजारों चीजें चलती रहती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है। कभी कभी वो थोड़ी देर में ही भूल जाती है, लेकिन कभी कभी वो पूरा दिन भी याद रख लेती है। जिसके बाद ऋतु हाथों में एक प्यारा सा ब्रेसलेट पहनकर पेंटिंग बनाने लगती है। एक चीज तो है, ऋतु को पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है। जिसके बाद हम देखते हैं थॉमस को। थॉमस ऋतु का पति है और 8 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसी के बारे में बता रहा था कि उसकी वाइफ को अब भूलने की आदत हो चुकी है। जब वो घर रहता है तो ठीक है, लेकिन जब वो वापस जाता है तो वो सारी चीजें भूल जाती है। ये सारी चीजें थॉमस एक दूसरे डॉक्टर को बता रहा था। थॉमस खुद भी एक डॉक्टर है और वो अपने मरीज का काफी अच्छे से ट्रीटमेंट करता है। एक दिन एक छोटी बच्ची जब उनके हॉस्पिटल में आती है और वो इंजेक्शन से डर रही थी, तो थॉमस ने बड़ी ही चतुराई से उसे बातों में लगाया और चुपचाप इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि थॉमस एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी है। अब आगे हम देखते हैं कि ऋतु जो पेंटिंग्स बनाती है वो उन्हें कुछ हफ्तों के बाद बेचने के लिए भी जाती है, जिससे कि उन्हें कुछ पैसा मिल जाता। वो अपनी मेड रीमा के साथ जाने लगती है। रीमा का पति कार लेकर आता है, जिसका नाम बिज्जू होता है और वही उनका पर्सनल ड्राइवर भी है। जब वो पेंटिंग्स बेचने के लिए जाते हैं तो उसकी कीमत 3000 रुपए लगती है, लेकिन मेड रीमा यहाँ ऋतु से कहती है कि हम आखिर इतने कम रुपए में ये पेंटिंग्स क्यों बेचते हैं, जबकि आपकी पेंटिंग्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। लेकिन वो पेंटिंग्स बिक जाती है। ऋतु इतने में ही खुश है। वो तो बस इतना जानना चाहती है कि आखिर इन्हें खरीदता कौन है। जिसके बाद हम थॉमस को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल की टाइमिंग खत्म हो जाने के बाद, मतलब कि लगभग 2 बजे के बाद अपने फार्म हाउस पहुंचता है और उसके हाथ में हम वही पेंटिंग को देख पाते हैं जो कि हाल ही में ऋतु ने बेच कर आई थी। जिससे कि हमें मालूम चलता है कि आज तक ऋतु ने जितनी भी पेंटिंग्स बेची है वो सारी पेंटिंग्स थॉमस ने ही खरीदी है और वो सारी पेंटिंग्स यहाँ थॉमस ने अपने फार्म हाउस में लगा कर रखी है। ऋतु सिर्फ एक ही फूल की पेंटिंग बनाती है और वो है बोगनविला। अब जब थॉमस अपने घर आता है तो थॉमस अपनी वाइफ ऋतु को नहलाता है और उससे दिन भर के बारे में पूछता है। उसे थोड़ी बहुत चीजें याद रहती है, लेकिन जब वो उसे खुद नहाने के लिए छोड़ देता है और बाहर आ जाता है तो हमें मालूम चलता है कि हमेशा ऋतु जो है वो बाथरूम में गिर जाती है और जब वो वहां से बाहर आती है तो वो सारी चीजें भूल जाती है। जितनी बार ऋतु बाथरूम से निकलती है, हर बार थॉमस ने उसे समझाया कि वो आराम से चला करे। उसने उसे कई बार समझाया है कि टब में पानी कम भरा करे। रात होते ही ऋतु एक अजीब सा सपना देखती है कि मानो उसके घर में कोई घुस आया है और चोरी करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर यहाँ थॉमस उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगले ही दिन बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा देगा और वो कुछ लोगों को लेकर आ जाता है जो कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले थे और सिक्योरिटी अलार्म भी फिट करने वाले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ ऋतु जो है वो किचन में होती है और वो इनके लिए चाय बनाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से वो खो जाती है और उसे ये लोग कुछ अजीब से लगने लगते हैं, जिस वजह से वो इनके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। ये देखकर थॉमस को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो ऋतु के ऊपर हाथ उठा देता है, जिस वजह से ऋतु बेहोश हो जाती है और जब वो उठी
तो तब तक तो वो सारी चीजें भूल चुकी थी। थॉमस ने रीमा को भी समझा कर रखा है कि वो ऋतु के ऊपर ज्यादा बोझ ना आने दे, क्योंकि जब ऋतु कुछ चीजें याद करने लगती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं पुष्पा के भंवर सिंह शेखावत को, जो कि बोगनविला में डेविड बने हैं। डेविड यहाँ पर थॉमस के घर पर एक केस के सिलसिले में आया था। वो थॉमस बताता है कि कुछ ही दिन पहले एक मिनिस्टर की बेटी जिसका नाम छाया है वो लापता हो गई है, और हमें कुछ चीजें मालूम चली है कि आपकी पत्नी ऋतु जो है वो वहीं थी जब वो गायब हुई थी। लेकिन ऋतु को तो कुछ भी याद नहीं है, इस वजह से वो तो कुछ जवाब दे ही नहीं पा रही थी। जिसके बाद थॉमस यहाँ डेविड को बाहर लाता है और वो उसे ऋतु की मेंटल कंडीशन के बारे में बताता है कि आप उसे कुछ भी पूछ लीजिए, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आने वाला, क्योंकि उसे भूलने की बीमारी है। लेकिन प्रोटोकॉल है, इसलिए डेविड को अगले दिन ऋतु को पुलिस स्टेशन बुलाना पड़ता है। और यहाँ भी वो पूछताछ करने की कोशिश कर रहा था कि शायद ऋतु को कुछ चीजें याद आ जाए, इसी बहाने वो छाया को ढूंढ लेंगे। लेकिन सचमुच ऋतु को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो डेविड की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाई। वो डेविड से ये भी कह देती है कि उसे घर जल्दी जाना होगा क्योंकि बच्चे जल्दी घर आने वाले। लेकिन जाते जाते ऋतु ने डेविड से कह दिया था कि शायद आखिरी बार मैंने छाया के पास रीमा को देखा था, जो कि मेरी मेड है। इस वजह से मेड रीमा को यहाँ डेविड के पास बुलाया जाता है और रीमा से जब पूछताछ की जाती है तो रीमा बताती है कि जब ये सारी चीजें हुई थी तब वो तो थॉमस के घर पर थी ही नहीं। लेकिन डेविड को ऐसा लग रहा था कि शायद इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो ऋतु ही झूठ बोल रही है और उसे वो घुमाने की कोशिश कर रही है। जिसके अगले दिन डेविड यहाँ थॉमस से मिलता है और यहाँ थॉमस डेविड को बताता है कि ऋतु जो है वो दिन भर में सिर्फ 3 ही लोगों से मिलती है, एक मैं हूँ या फिर रीमा हो सकती है। तो अगर उसे किसी के ऊपर शक भी होगा तो या वो मैं हो सकता हूँ या फिर मेरी मेड रीमा हो सकती है। डेविड थॉमस से बच्चों के बारे में कहता है कि क्या ऋतु बच्चों को नहीं देखती है, जिस पर कि थॉमस कहता है कि बच्चे है ही नहीं, ऋतु ने अपने दिमाग में उन्हें इमेजिंग करना शुरू किया और अब तक वो नहीं रुक पाई है। हमने भी उसे समझाने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर हम उसे समझाएंगे तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। अब क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा पेचीदा होती जा रही थी, इसलिए डेविड ने अपनी एक साइकोलॉजिस्ट के पास कॉल किया जिसका नाम मीरा होता है। मीरा उसकी टीम में शामिल हो जाती है और अब वो उसके साथ मिलकर यहाँ ऋतु के साथ पूछताछ करने वाली थी। मीरा यहाँ पर ऋतु से छाया के बारे में पूछ रही थी, जो कि गायब हो गई है। लेकिन ऋतु को तो कुछ भी याद नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है। यहाँ डेविड ऋतु को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जब छाया गायब हुई थी तब कार लेकर तुम वहीं पर मौजूद थी, लेकिन सचमुच ऋतु को बिल्कुल भी याद नहीं है। जिसके बाद हम थॉमस को देखते हैं, जो कि बिज्जू के घर पर गया था क्योंकि वो रीमा को लेने के लिए आया था। लेकिन रीमा उसके साथ नहीं जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ ऋतु ने रीमा का नाम पुलिस वालों को बता दिया था, जबकि उसकी तो कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ थॉमस ने उससे वादा किया कि पुलिस आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मैंने ऋतु की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आगे हमें मालूम चलता है कि ऋतु का ब्रेसलेट गायब है, इसलिए जब वो उसे कार में ढूंढते हैं और जब वो कार में नहीं मिलता है तो वो कार की सर्विसिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां से ऋतु को मालूम चलता है कि उनकी कार सर्विसिंग के लिए उनके सेंटर आ ही नहीं है। ये सुनने के बाद बिज्जू को बहुत अजीब लगा कि आखिर कार तो वहीं पर सर्विसिंग के लिए जाती है, जिस पर कि वॉचमैन यहाँ पर बिज्जू को बताता है कि रात को मैंने खुद ऋतु मैडम को कार ड्राइव करते देखा और रात को वो कहीं पर जा रही थी। ये सारी बातें ऋतु जब थॉमस से पूछती है तो थॉमस यहाँ पर ऋतु को बताता है कि उस रात हमारे घर में चोर घुस आया था और हाथापाई में मुझे चोट भी लग गई थी और हमने उस चोर का पीछा भी किया था, लेकिन मेरी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए कार तुमने चलाई थी। बाद में पहले हम एक हॉस्पिटल गए, वहां पर मेरा इलाज करवाया, लेकिन कार की हालत काफी खराब हो चुकी थी। कार की सीट पर खून के धब्बे लग चुके थे, जिस वजह से हमने पास ही के सर्विस सेंटर में उसकी सर्विसिंग करवा ली थी, जहां पर की कार को वॉश किया गया था। मैंने तुम्हें इसके बारे में 2-3 बार बताया भी, लेकिन तुम भूल गई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन डेविड फिर से थॉमस के घर पर आता है और वो उन्हें बताता है कि 2 और लड़की गायब हो चुकी है और इस बार भी शक के घेरे में आपकी पत्नी ऋतु ही है, क्योंकि एक आदमी की भी लाश मिली है और उस आदमी के पास तुम्हारा ब्रेसलेट था, जो कि हाल ही में गुम चुका है। लेकिन थॉमस यहाँ पर डेविड को बताता है कि एक दिन हमारे घर में चोर घुस आया था, शायद उसी चोर ने वो ब्रेसलेट हमसे छीन कर भागा हो। लेकिन डेविड के लिए ये चीजें बहुत अजीब हो रही थी, उसे ये सारी चीजें कहानियां लग रही थी
अब कुछ दिनों के बाद मीरा यहाँ पर ऋतु के घर पर आती है। वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगती है। कई सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद मीरा यहाँ ऋतु से पूछती है कि आखिर जो तुम पेंटिंग्स बनाती हो उन्हें खरीदता कौन है। लेकिन ये तो ऋतु को मालूम ही नहीं है, इसलिए मीरा ये पता करने के लिए जाती है कि आखिर ऋतु वो पेंटिंग्स बेचती कहाँ थी। जब वो वहां पहुंची तो उसे मालूम चला एक फार्म हाउस के बारे में। जब वो वहां पहुंची तो मालूम चला कि ये सारी पेंटिंग्स तो थॉमस ही खरीदता है। तो मीरा जब थॉमस से मिली तो थॉमस बताता है कि पहले ऋतु और मैं यहीं पर रहा करते थे। वो तो पिछले 5 सालों से उस किराए के घर में रह रहे हैं। यहीं पर रहकर उसने बोगनविला की पेंटिंग्स बनाना सीखा और अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चलती है, मैं उन्हें खरीद लेता हूँ ताकि उसे बुरा न लगे। अब हर बार की तरह ऋतु जब टॉयलेट जाती है और जब वहां से वापस आती है तो फिर से यहाँ पर थॉमस ऋतु से कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें आराम से चलना चाहिए, देखा तुम फिर से गिर गई थी, बाथ टब को कम भरा करो। लेकिन जब ऋतु वहां से वापस आई तो वो सारी चीजें भूल गई थी, बिल्कुल हर बार की तरह। जिसके बाद डेविड उनके पास फिर से आया और इस बार डेविड यहाँ ऋतु से मीरा के बारे में पूछता है, क्योंकि मीरा कल रात से गायब है और आखिरी बार वो यहाँ ऋतु के घर पर ही आई थी। उसने यहीं पर सारे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए थे, लेकिन अब मालूम चला है कि जिस तरह से सारी लड़कियां गायब हुई है उस तरह से मीरा भी गायब हो चुकी है। जिसके बाद हम थॉमस को देख पाते हैं जो कि अपने फार्म हाउस में था। वहां वो एक चिकन तल रहा था अपने कुत्तों के लिए। जिसके बाद वो एक कुर्सी पर बैठता है और अपनी पुरानी कुछ यादों को याद करने लगता है, मतलब कि दादा परदादा के जमानों की चीज, जहाँ पर कि उसके फेवरेट दादा थे और वो अपने दादाजी की तरह बनना भी चाहता था। उसके दादाजी गांव वालों की बहुत मदद किया करते थे। ये समझ लीजिए कि वो तो गांव वालों के लिए पूरी तरह से भगवान थे। लेकिन यहाँ थॉमस को अपने दादा की असलियत के बारे में नहीं मालूम था। उसके दादाजी गांव की लड़कियों और औरतों को ब्रूटली तरीके से इस्तेमाल किया करते थे और जब वो लड़कियां मना कर देती थी या फिर चिल्लाने लगती थी तो वो उन्हें जान से मार देता था। वो उनके हाथ पैर काट के सुअरों को खिला दिया करता था और इन्हीं के रास्ते पर अब थॉमस भी है। जिसके बाद हम ऋतु को देखते हैं जो कि रीमा के साथ थी। ऋतु यहाँ पर रीमा से कहती है कि कल रात मुझे कुछ याद आ रहा है, कल शायद मैंने मीरा को फार्म हाउस के गेट पर देखा था और ये बात अब उसने कंफर्म कर ली थी। जिस वजह से वो यहाँ पर रीमा से कहती है कि अब तो हमें किसी भी हालत में फार्म हाउस जाना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए वो बिज्जू और रीमा के साथ तुरंत ही फार्म हाउस पहुंच जाती है। जब वो गेट पर थी तब यहाँ पर वो आवाज लगाने लगती है थॉमस को, लेकिन वहाँ थॉमस तो बेसमेंट में था। वो वहाँ मीरा के साथ था और वो उसे जान से मार कर उसके टुकड़े टुकड़े करने वाला था। मालूम चलता है कि जो साइको किलर है, जितनी भी सारी लड़कियां गायब हुई हैं, उन सभी के पीछे थॉमस का हाथ है। और जब उसे अपनी पत्नी ऋतु की आवाज आई तो वो तुरंत ही बाहर गया। बाहर जाकर उसने अपनी पत्नी ऋतु को कुछ नहीं किया, बल्कि बिज्जू के पास गया और उसे बुरी तरह से मारने लगा, क्योंकि बिज्जू ने उन्हें यहाँ पर लेकर आ गया था और वही एक मर्द था जो कि उसका कुछ बिगाड़ सकता था। इसलिए उसने उसे बुरी तरह से मारा। ऋतु को समझ आ गया था कि इन सब के पीछे थॉमस का हाथ है। तो बिज्जू को जिस तरह से मारा गया और यहाँ थॉमस के बारे में जब सारी असलियत रीमा को मालूम चली तो वो तो यहाँ पर बेहोशी हो गई। जिसके बाद ऋतु ने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी यहाँ पर थॉमस उन सभी को जला देता है और यहाँ शराब पीने लगता है फुल साइको की तरह। जिसके बाद फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें मालूम चलता है कि जब ऋतु की याददाश्त गई तो यहाँ पर उसे भूलने की आदत हो चुकी थी। उसके अंदर ये बीमारी थी कि वो कोई भी चीज ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाएगी अगर उसे पानी में डुबा दिया जाए। ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थॉमस के हाथ लग चुकी थी कि अगर ऋतु पानी में डूबी तो वो सब कुछ भूल जाएगी। तो थॉमस ने ऋतु का ही सहारा लिया। जितनी भी लड़कियों को गायब किया है उन सभी के पास ऋतु ही गई थी और उन्हें कार में बिठाला। बाद में उन्हें बेहोश कर दिया गया। ऋतु को सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब वो टॉयलेट जाती है ना तो थॉमस उसके पीछे जाता है। वो उसे पानी में डुबाता है और उसकी सारी यादों को मिटा देता है। तुरंत ही बाहर आ जाता है और अपनी वाइफ को एक्टिंग करते हुए कहता है कि कितनी बार कहा है कि संभल कर चला करो, बाथ टब में पानी कम डाला करो। इस तरह से थॉमस ने ऋतु के साथ मिलकर कई सारी लड़कियों को किडनैप किया, उनके साथ वो सारी गंदी हरकतें की, उन्हें बुरी तरह से मारा, पीटा, काटा और बाद में उन्हें कुत्तों को खिला दिया, जैसा कि थॉमस के दादा किया करते थे। बाद में थॉमस को बस ऋतु को बाथ टब में डुबाना होता, फिर तो ऋतु सारी चीजें भूल जाती। इस बार भी यहाँ पर जब थॉमस ये करने वाला था
कि तभी यहाँ ऋतु उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसे घायल करके यहाँ से भाग जाती है जंगल की तरफ। भागते भागते वो अचानक से एक तालाब में गिर जाती है और अब क्योंकि वो तालाब में गिर चुकी थी इसलिए वो सब कुछ भूल चुकी थी और फिर थॉमस उसे वापस अपने फार्म हाउस पर ले आता है। तो अब ऋतु को कुछ भी याद नहीं है। थॉमस जो बता रहा था अब ऋतु वही सच मानने लगी थी, लेकिन यहाँ उसे कुछ तो अजीब लग रहा था कि तभी अचानक से मीरा की आंखें खुलती है और वो पीछे से थॉमस को पकड़ लेती है और ये सारी चीजें ऋतु भी देख रही थी। ये सारी चीजें देखकर ऋतु समझ चुकी थी कि थॉमस एक बुरा इंसान है। थॉमस की गन भी गिर चुकी थी जो कि ऋतु ने उठा ली थी। मीरा चिल्लाते हुए कहती है कि थॉमस एक साइको किलर है जो कि तुम्हारा इतने दिन से इस्तेमाल कर रहा है। ये देखकर ऋतु ज्यादा कुछ नहीं सोचती बल्कि सीधा डायरेक्ट थॉमस को गोली मार देती है, डायरेक्ट कंधे पर। और फिर थोड़ी देर के बाद डेविड अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर आ जाता है। डेविड को इन सब के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अब उसे सारी चीजें मालूम चल चुकी है। तो वहीं थॉमस अब जेल में जा चुका था, इसलिए डेविड यहाँ ऋतु को बता रहा था कि तुम्हारा पति थॉमस नहीं है। इतने दिन से वो बस तुम्हें यूज कर रहा था और उसने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हें भूलने की बीमारी है। उसने तुम्हें अपनी टीम में रखा वो इसलिए ताकि तुम उसका सहारा बनो। उस रात जो एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले थॉमस ने तुम्हें किडनैप किया था। बाद में वो तुम्हें मार सकता था, लेकिन जब उसे मालूम चला कि तुम्हें ये बीमारी है तो उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसे मालूम है कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तुम्हारा पति थॉमस नहीं है और ना ही तुम्हारा नाम ऋतु है, तुम्हारा नाम एस्टर है। और फिर कुछ ही महीने के बाद यहाँ पर ऋतु जो है वो थॉमस से मिलने के लिए जेल में जाती है। वो उसे बहुत ही बुरा भला सुनाती है। यहाँ पर थॉमस जो है वो साइको किलर वाली स्माइल देता है। तो वहीं यहाँ पर ऋतु जो है वो पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। थॉमस ने ऋतु के इतने सारे साल बर्बाद किए थे, लेकिन अब ऋतु पूरी तरह से आजाद थी। इसी के साथ बोगनविला मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।